चलो सुनना बना, देखो ना, ध्यान देना। तो क्लास 12th की जो फिजिक्स है तो स्टार्ट कर रहे हैं। Okay। अब दो तीन चीज इसके अंदर ध्यान देना। एक तो अपन सीक्वेंस से चलेंगे, बिल्कुल पहले चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगे ना, ठीक है। और इसकी बात करूं मैं इसके अंदर, तो दो तीन चीज ध्यान रखने की। सबसे बड़ी क्या चीज है, बोर्ड के अंदर 100 में से 100 नंबर लाने के लिए, 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए दो तीन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली चीज क्या ध्यान रखना जरूरी है, जितने भी सारे टॉपिक है अपने, सारे टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करने हैं, पहली बात। दूसरी बात, टॉपिक को अच्छे से तैयार करने के साथ साथ क्या करना है आप लोगों को, जितने भी न्यूमेरिकल है, फिजिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंटों के लिए, उसके सवाल है न्यूमेरिकल। तो मैं एक एक सवाल, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो पीछे का सवाल हो, वो पूरे सवाल बोर्ड पे एक एक अपन करेंगे। और छोटे क्वेश्चन की पे अच्छी प्रैक्टिस कर लो और डायग्राम अच्छे से बनाना सीख लो, तो आपके 100 में से 100 नंबर लाना बिल्कुल आसान हो जाता है। 12th में 100 में से 100 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से आ जाते हैं। सारे टॉपिकों को अच्छे से करो, छोटी छोटी डेफिनेशनों को विद एग्जाम्पल अच्छे से सीखो, छोटे छोटे डायग्राम हैं, बड़े डायग्राम हैं, उनको अच्छे से बनाना सीखो और क्वेश्चन करना सीखो। देखो, फिजिक्स सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उसके न्यूमेरिकल करना सीखना। जो उसके न्यूमेरिकल लगाना सीख गया उसकी फिजिक्स बहुत अच्छी। थ्योरी पढ़कर कभी भी फिजिक्स अच्छी नहीं की जा सकती। फिजिक्स अच्छी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके न्यूमेरिकल को तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है। सीधी सी बात तो ये है। तो सबसे पहले जो आपके 12th क्लास है, उस 12th क्लास के अंदर आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, पहला चैप्टर, वहां से ये सारी चीज स्टार्ट, ठीक है। अब देखो, जो आपके 12th क्लास का पहला चैप्टर है उसका नाम है विद्युत क्षेत्र। एक एक चीजों को ढंग से सुनते चलना और समझते चलना। विद्युत, जैसे आप लोगों ने 11वीं क्लास के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर पढ़े पढ़े है ना, वैसे ही यहाँ पे आप लोगों को क्या पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र पढ़ना है, ठीक है। अब सुनो, पहले चैप्टर के अंदर सबसे पहले बात करें अपन, तो जो फर्स्ट बात किसकी है वो है स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या है, इन चीजों को ढंग से समझो। देखो, ढंग से समझना सारी चीजों को, बहुत आसान है। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है। और वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। तो क्या मैं सीधा सीधा ये कह दूं कि जब आप रुके हुए आवेश की या स्थिर आवेश की स्टडी करते हो, उसको क्या कहेंगे अपन, स्थिर वैद्युतिकी। तो प्रारंभ में जो आपके फिजिक्स के जो चैप्टर है, उनके अंदर अपन आवेश को क्या करेंगे, स्थिर करेंगे। क्या रखेंगे, आवेश को रेस्ट पर रखेंगे, स्थिर रखेंगे। और जैसे कि मैं मैग्नेट वाले चैप्टर के अंदर पहुंचूंगा तो वहां पे आवेश को अपन क्या करवाएंगे, गतिमान करवाएंगे। तो प्रारंभ में जो अपन पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग के अंदर, वो सब क्या पढ़ने वाले हैं, जिनमें चार्ज कैसा है, रेस्ट पर है, यानी चार्ज कैसा है, रुका हुआ है। क्योंकि स्थिर का मतलब रुका हुआ होना है, या स्थिर बोल दो, रेस्ट ही बोल दो, है ना। और चार्ज का वैद्युतिकी का मतलब यहां पे किससे है, आवेश से। यानी रुके हुए आवेश का जब अध्ययन किया जाएगा, रुके हुए आवेश का अध्ययन करना, ये क्या कहलाती है, आपकी स्थिर वैद्युत। आपसे कोई पूछ ले कि स्थिर वैद्युत की क्या है, तो आप कहोगे स्थिर का मतलब रुका हुआ और वैद्युत की का मतलब आवेश। यानी जब अपन रुके हुए आवेश की स्टडी करेंगे तो उसको अपन क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत की कहते हैं, ठीक है। आओ आप सुनना, देखो, जैसे कोई क्यू आवेश है, आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। अब ये रुका हुआ है मान लो, अब ये रुका हुआ होगा तो इसका मतलब इसका वेग क्या होगा, v होगा, ठीक है।
इसका वेग क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं आप लोगों को, आवेश की 3 स्थितियां हो सकती है। वैसे मैं आगे पढ़ाता इस चीज को कि आवेश क्या है, क्यों है, अगर ये रुका हुआ है, और एक स्थिति है जिसके अंदर आवेश क्या है, रुका हुआ नहीं है, यानी नियत वेग से गति कर रहा है। इस वेग से गति कर रहा है, नियत वेग से। और एक स्थिति है जिसके अंदर आवेश कैसी गति कर रहा है, त्वरित गति कर रहा है। कैसी गति कर रहा है, त्वरित गति। यानी इसके अंदर आवेश का वेग क्या है, नियत है, और इसके अंदर आवेश का वेग क्या है, त्वरित है। अच्छा, और इधर आवेश का वेग क्या है, 0 है। अच्छा, 0 वेग का मतलब समझते हो क्या होता है, रुका हुआ, गति नहीं कर रहा बिल्कुल ही। नियत वेग का मतलब समझते हो, नियत का मतलब होता है उसका वेग समय के साथ चेंज ना हो। जैसे मान लो अभी उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, तो t बराबर 1 सेकेंड पे मान लो उसकी स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है, तो t बराबर 2 सेकेंड पे भी कितनी होनी चाहिए उसकी स्पीड, 5 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। यानी समय बढ़ने के साथ साथ यदि आपका वेग चेंज ना हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन, नियत वेग। अब त्वरित वेग का क्या मतलब होता है, त्वरित वेग का मतलब होता है समय के साथ साथ वेग क्या होता जाए, बढ़ता जाए। जैसे आप बाइक चलाते हो, उसके अंदर आप त्वरित वेग का ही इस्तेमाल करते हो। पहले मान लो आप धीरे चला रहे हो, वेग कम है, फिर आपने तेज स्पीड कर दी तो वेग क्या हो जाएगा उसका, बढ़ जाएगा। तो उसका वेग नियत थोड़ी है, उसका वेग तो कैसा है, फिर त्वरित वेग है। तो ये आवेश के साथ 3 घटनाएं होती है। जब आवेश स्थिर होता है यानी रुका हुआ होता है, तो ये उत्पन्न करता है क्या, विद्युत क्षेत्र। ई रिप्रेजेंट करता है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। यानी स्थिर आवेश किसको उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र को। अब यदि आवेश नियत वेग से गतिशील हो तो ये विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता है, इसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। और जब आवेश गतिमान हो तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ ऊर्जा यानी ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी आप इन तीनों को पढ़ लोगे पूरा, तब जाके आपके 12th क्लास का एक पोर्शन पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी स्टार्टिंग में अपन आवेश को क्या रखेंगे, स्थिर रखेंगे, तो अपन केवल किसकी बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की। जब मैं आवेश को गतिमान करवा दूंगा नियत वेग से, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र आ गया तो मैग्नेट के टॉपिक आगे, चुंबक वाले टॉपिक आगे। और जब त्वरित गति हो जाएगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी, ईएम वेव। ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग, ईएम वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न होती है। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि जब आवेश स्थिर है तो क्या, विद्युत क्षेत्र, नियत वेग से गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र, और यदि त्वरित गति करे तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वेव भी आ जाएगी, यानी एनर्जी भी आ जाएगी। तो अभी अपन स्थिर वैद्युतिकी के अंदर किसका अध्ययन करेंगे, रुके हुए आवेश का अध्ययन करेंगे। तो स्टार्टिंग के चैप्टर के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, आवेश को रेस्ट पर लेकर चलूंगा। ये बात दिमाग के अंदर आप लोगों के बैठ गई होगी। अब मेन बात यह है कि ये आखिरकार आवेश क्या है। कहानी पूरी की पूरी टिकी किस पे है, आवेश पे टिकी हुई है स्टार्टिंग के अंदर। तो अब मैं आपको इसको समझाता हूं, आवेश क्या है। आवेश के बारे में थोड़ा सा अध्ययन। वैसे आवेश को एक क्लास के अंदर पढ़ा नहीं जा सकता पूरे को, ठीक है। अगर डिटेल के अंदर पढ़ना है तो आवेश के लिए अपन को टाइम देना पड़ेगा। आवेश क्या है समझो। देखो, जैसे मैं आपसे कहूं, अभी मैंने आप लोगों को कहा कि आवेश जब स्थिर है, स्थिर का मतलब रुका हुआ है यानी वेग 0, तो ये क्या उत्पन्न करता है, ये उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र। किसको उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र को। और मान लो ये गतिमान हुआ तो फिर क्या करेगा, ये विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करेगा। यानी ये फील्ड डेवलप कर रहा है। आवेश क्या कर रहा है, फील्ड डेवलप कर रहा है, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो एक आवेश क्या कर सकता है, एक आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है। एक आवेश क्या कर सकता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है।
अगर स्थिर हुआ तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा अपने चारों ओर, और गतिमान हुआ तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी क्या कर देगा, वो उत्पन्न कर देगा। तो आवेश ने यहां क्या किया, अपन यहां स्थिर वैद्युतिकी को पढ़ रहे हैं, और स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आवेश कैसा होगा, स्थिर होगा, और स्थिर आवेश क्या करेगा, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर देगा। किसको उत्पन्न कर देगा, विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर देगा। अब मान लो पहले से विद्युत क्षेत्र है, पहले से क्या है, विद्युत क्षेत्र है, पहले से ही था विद्युत क्षेत्र, तो उस विद्युत क्षेत्र के अंदर ये आवेश क्या करेगा, बल अनुभव करेगा। क्या करेगा, बल अनुभव करेगा। क्या करेगा, बल अनुभव। तो सीखना इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी आसान चीजें हैं। आवेश का क्या काम होने वाला है सर, आवेश का काम है कि पहले से क्षेत्र नहीं है, मान लो पहले से कोई क्षेत्र नहीं है, ना विद्युत क्षेत्र है ना चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर देगा और चुंबकीय क्षेत्र भी ये उत्पन्न कर सकता है। विद्युत क्षेत्र तो केवल कब करेगा, जब आवेश क्या है, रुका हुआ है, और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न करेगा, जब आवेश क्या कर रहा है, नियत वेग से गति कर रहा है, तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। यानी आवेश क्या कर सकता है, आवेश क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। रुका हुआ है तो विद्युत क्षेत्र केवल, और गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा आवेश क्या कर सकता है, मान लो पहले से कोई क्षेत्र है, उसमें आवेश आ गया, तो उसमें वो किसको अनुभव करेगा, बल को अनुभव करेगा, जिसको ही हम विद्युत बल कहेंगे, उसको ही अपन क्या कहेंगे, विद्युत बल कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। तो आवेश का काम क्या है रे, आवेश किसी भी पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, इसके साथ साथ इन क्षेत्रों में बल अनुभव कर सकता है। आवेश क्या कर सकता है, किसी पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म है, ये क्या कर सकता है, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है, और पहले से कोई फील्ड हुआ, पहले से कोई क्षेत्र हुआ, तो उसमें ये फोर्स भी एक्सपीरियंस कर सकता है, यानी बल भी अनुभव कर सकता है। आई यहां तक बात समझ में आवेश के बारे में। अब देखो क्या है, अभी अभी अपन ने इतना पढ़ा, इसको मैं वापस एक बार बता देता हूं। हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्या पढ़ रहे हैं रे, स्थिर वैद्युतिकी। थोड़ी हिंदी ऊपर नीचे हो जाए तो चेक कर लेना ना, तो कोई दिक्कत वाली। स्थिर का मतलब होता है, अगेन बता दूं, रुका हुआ, और वैद्युतिकी का मतलब है यहाँ आवेश, यानी जब आप रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हो उसी को क्या कहते हैं अपन, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। कहानी किसको लेके है, आवेश। आवेश आपका रुका हुआ भी हो सकता है, आपका नियत वेग से गतिमान भी हो सकता है, और आपका त्वरित गति भी कर सकता है। रुका हुआ है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, नियत वेग से गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और त्वरित गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ ईएम वेव भी जनरेट करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग भी जनरेट करेगा। अभी हम स्टार्टिंग के अंदर ये पढ़ेंगे हमारा आवेश कैसा है, स्थिर है। तो इस आवेश ने क्या क्या काम किया, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। तो आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, और पहले से क्षेत्र है तो उसमें बल अनुभव कर सकता है, उसी को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अपन आवेश के प्रकार की। इसकी बात करें अपन आवेश के प्रकार। देखो आवेश कितने प्रकार का होता है, सब लिखवाऊंगा मैं तरीके से, पूरा बोर्ड पे सब कुछ लिखवा दूंगा मैं। आवेश दो प्रकार के, आवेश सामान्यतः आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। समझना, बहुत अच्छी चीज है। एक होता है आपका धनावेश और एक होता है आपका ऋणावेश। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, आखिरकार धनावेश कैसे बना और ऋणावेश समझना। धनावेश का मतलब क्या है, धनावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। इसकी कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। और ऋणावेश का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ऋणावेश का मतलब क्या होता है रे,
इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब कमी किसी चीज में कब होती है? जब वो चीज निकल जाती है। और अधिकता कब होती है किसी चीज के अंदर? जब उसमें वो चीज जुड़ जाती है। तो कमी का मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो निकलना। किसका निकलना रे? इलेक्ट्रॉन का निकलना। और अधिकता का मतलब होता है जुड़ना। किसका जुड़ना रे? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। अब जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, जैसे आप लोग जानते हो सोडियम। अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर इतना तो पढ़ा होगा सोडियम के बारे में जानकारी, कि जो सोडियम होता है ना, उस सोडियम के पास 11 तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास? सर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन कितने होते हैं इसके पास? 11 ही इसके पास क्या होते हैं? प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही इसके पास क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। किसके पास? सोडियम के पास। केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होती है, इसलिए सोडियम क्या है? वैद्युत उदासीन है। उदासीन है ना? परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। अच्छा, परमाणु के बारे में जानते हो आप? चलो थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूं। जैसे ये हो गया आपका नाभिक। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अब जैसे मान लो, अगर मैं जितनी संख्या के अंदर प्रोटॉन होंगे उतनी ही संख्या के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उस कंडीशन के अंदर टोटल संख्या टोटल नेगेटिव टोटल पॉजिटिव के बराबर हो जाएगा। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0। नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0। इसलिए कहते हैं परमाणु क्या होता है? वैद्युत उदासीन होता है। इधर ही देख लो ना, सोडियम का परमाणु है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने? 11। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो 11 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? माइनस का 11 ई होगा। 11 प्रोटॉन पर आवेश क्या होगा? प्लस का 11 ई होगा। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा रे? 0। इसलिए ये क्या है? वैद्युत उदासीन है। ठीक है, अब हमारा काम केवल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को समझना। आओ देखो, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? 2 8 1 8 2 10 और 1 11 हो गया। ठीक है, ओके। अब मान लो ये अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, तो इसके लिए आसान क्या है? इसके लिए आसान है एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा रे, तो फिर ये क्या बन जाएगा? 2 8 बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो ये क्या बन जाएगा? 2 8 बन जाएगा। अच्छा, ये 2 8 बन गया, तो 2 8 बन गया, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए रे? 10 रहे। प्रोटॉन कितने रह गए इसके पास? प्रोटॉन तो अब भी 11 है। अच्छा, कौन ज्यादा? प्रोटॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश परिमाण में तो बराबर होता है। जैसे प्रोटॉन पर आवेश पूछे तो प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कुलाम। कुलाम मात्रक है, सिखा दूंगा मैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कुलाम। यानी आप सीधा सीधा कह दो प्रोटॉन पर आवेश होता है E और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? माइनस। कितने इलेक्ट्रॉन का है ये आवेश? 10 इलेक्ट्रॉन का। तो कितना लिख दूं? माइनस का 10 ई। इधर ये कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन। 11 प्रोटॉन का आवेश क्या हो जाएगा? प्लस 11 ई। नेट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? ई आ जाएगा। 11 ई में से 10 ई गया तो कितना आ गया? ई। अच्छा, इसमें आप सीधा सीधा इतना तो समझ पा रहे हैं ना कि जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रह गए 10, प्रोटॉन है इसके पास कितने? 11। बताओ क्या ज्यादा है इसके पास? प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन ज्यादा है। तो प्रोटॉन ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां मैंने किसको निकाला? इलेक्ट्रॉन को निकाला। प्रोटॉन ज्यादा है, यहां मैंने किसको निकाला? इलेक्ट्रॉन को निकाला, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी की। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण कौन सा आवेश आता है रे? धनावेश आता है। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण क्या हुआ? धनावेश। देखो, पहले 11 11 थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक ये 10 रह गया, ये क्या हो गया? 11। ओवरऑल बात करूं तो मैं प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है।
तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण क्या होता है, धनावेश। यानी इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ये सोडियम है, इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, निकाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये हो जाता है सोडियम प्लस। अब बताओ ये कैसा बन गया, धनावेश बन गया। अच्छा, मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए यानी इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो फिर क्या बनेगा, ऋणावेश। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, सबसे बढ़िया क्लोरीन। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 70, प्रोटॉन इसके पास कितने होते हैं, रे इसके पास प्रोटॉन भी 17 होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन 17 होने का मतलब हो गया 2 8 7। अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की। किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की। ये 288 कब होगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मान लो आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 18, यानी ये हो गया 288। प्रोटॉन की संख्या अब कितनी है, 17। बोलो क्या ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया किससे, प्रोटॉन से। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब समझते हो, ऋणावेश ज्यादा। प्रोटॉन ज्यादा होने का मतलब धनावेश ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, ऋणावेश ज्यादा हो गया, तो कैसा आवेश बनाएगा, नेगेटिव आवेश बनाएगा। कैसा आवेश बनाएगा, नेगेटिव आवेश। तो देखो ये क्लोरीन था आपका, इसमें आपने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो इसने कैसा आवेश बनाया, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां जुड़ा है। इलेक्ट्रॉन जुड़ने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, प्रोटॉन की संख्या कम रह गई। और ये सोडियम था, इसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, तो निकाल दिया इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा हो जाएगी। जैसे सोडियम का एग्जांपल दिया था, 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 आपके पास प्रोटॉन थे, आपने इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी, यहां 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। 10 इलेक्ट्रॉन रह गए तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इसका मतलब ये कैसा आवेश बना देगा। तो आवेश कितने टाइप के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका धनावेश, एक होता है आपका ऋणावेश। धनावेश कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन निकालो, धनावेश बनाओ। ऋणावेश क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो ऋणावेश बनेगा, इलेक्ट्रॉन हटेगा तो धनावेश बनेगा। आ गई बात समझ में, आवेश को लेकर ये समझने की चीजें। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज यहां पे समझा रहा। आपके पास दो आवेश आ गए, एक क्या आ गया, आवेश, एक क्या आ गया आप लोगों के पास में, ऋणावेश। धनावेश को आप प्लस लिखते हो और ऋणावेश को आप क्या लिखते हो, माइनस लिखते। ठीक है, ओके। अब आ जाओ, अब मान लो आपके पास में प्लस प्लस है। प्लस प्लस का मतलब समझते हो, एक धनावेश दूसरा, और नेगेटिव नेगेटिव का मतलब एक ऋणावेश और दूसरा भी क्या, ऋणावेश। इनको बोलते हैं लाइक चार्ज। लाइक चार्ज का मतलब समझते हो, सजातीय आवेश। सजातीय आवेश का मतलब समझते हो, एक ही जाति के दोनों। ठीक है, जैसे लड़का और लड़का एक ही जाति हो गई ना, और लड़की और लड़की ये भी कैसी जाति हो गई, एक ही जाति। तो अब इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा, नेचुरल है, इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। इनमें भी प्रतिकर्षण होगा, इनमें भी क्या होगा, यानी समान आवेश, एक धनावेश है दूसरा भी धनावेश है, तो ये सजातीय आवेश होते हैं दोनों, और ये आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं एक छड़ है, ये क्या है, मेरे पास में एक छड़ है, इस पर मान लो कौन सा आवेश है, प्लस आवेश। अब दूसरी छड़ में इसके पास लिया हूं, इस पे भी कौन सा आवेश है रे, सेम जात के हो गए दोनों, दोनों क्या करेंगे,
प्रतिकर्षित करें। ठीक है, अब अगर मान लीजिए एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है, तो इनको बोलते हैं विजातीय आवेश। इनको क्या बोलते हैं रे, विजातीय आवेश, यानी अलग अलग जाति के। अलग अलग जाति का मतलब समझ लो, एक प्लस है एक माइनस है, तो इनके बीच क्या होगा, इनके बीच क्या होगा, आकर्षण। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि यदि मान लो मेरे पास में एक छड़ है और ये छड़ है रे मेरे पास में कौन सी, धनावेश की, और दूसरी छड़ में ले आऊं इसके पास में कौन सी, ऋणावेश की, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। क्या करेंगे, आकर्षित। यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित। पर मान लो आपसे मैं कहूं एक अनावेशित वस्तु, ठीक है, और एक है पॉजिटिव, एक है, और एक हो गया मेरे पास में अनावेशित, और साथ में क्या, नेगेटिव। बताओ अब क्या होगा। पहले दोनों ही प्लस प्लस थे, दोनों ही माइनस माइनस थे, तो क्या कर दिया, प्रतिकर्षण कर लिया। एक प्लस था एक माइनस था, तो क्या कर लिया, आकर्षण कर। अब एक उदासीन है, एक क्या है, उदासीन है, और दूसरा क्या है आपके पास में, प्लस भी है और माइनस। इनके बीच क्या होगा, बताओ इनके बीच क्या होगा। मैं बताता हूं, इनके बीच होगा हल्का आकर्षण। अब देखो, छोटी क्लासों के अंदर नहीं, छोटी क्लासों के अंदर नहीं, छोटी एज के अंदर कई बार ऐसे तमाशे किए होंगे। एक कंगा लिया होगा, कंगे को खोपड़ी पे रगड़ा होगा और कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए होंगे, उसको उनके पास लेके आए होंगे, और वो कागज के छोटे टुकड़े उससे क्या होंगे, वे चिपक गए, चिपक गए होंगे। जैसे कोई कंगा ले लो, ठीक है, उसको क्या कर दो, रगड़ो, और रगड़ के उसको कागज के टुकड़ों के पास लिया, तो छोटे छोटे टुकड़े कर देना, बिल्कुल छोटे 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 टुकड़े, हल्के कर देना बिल्कुल, है ना। और उसको उसके पास लिया ना, तो वो क्या करेगा, सारे हल्के कागज के टुकड़ों को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो अब समझो काम क्या हुआ यहां पे, कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो बताता हूं, ये आपका कंगा है रे, ये आपका क्या है, कंगा, कंगी है, कंगी, ठीक है। हाँ जी, ये कंगी कैसी है, अनावेशित है। कैसी थी पहले, अनावेशित थी, पहले तो अनावेशित थी। अब आपने क्या किया, इसे रगड़ा, आपने इसे बालों से क्या किया, रगड़ा, तो घर्षण होगा, और घर्षण के कारण भी क्या आता है, आवेश आता है। घर्षण के कारण भी क्या आता है, आवेश आता है। मैं पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर के अंदर आवेश को उत्पन्न करने की विधियां, आवेश कैसे कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो आवेश घर्षण के द्वारा भी उत्पन्न किया जाता है। तो पहले ये कैसी थी, अनावेशित थी, कोई चार्ज नहीं था इसके ऊपर। अब मैंने क्या किया, इसको खोपड़ी पर रगड़ा, तो घर्षण हुआ, और घर्षण से क्या हो गया, रगड़ने से इस पर क्या आ गया, आवेश आ गया। तो अब ये क्या बन गई आपकी, आवेशित कंगी। क्या बनी आपकी, अब ये रहे कागज के छोटे छोटे टुकड़े, ये कागज के क्या रहे, छोटे। अब इन कागज के टुकड़ों पर कोई आवेश नहीं है, उदासीन है, इन पे कोई आवेश नहीं है, अनावेशित है, उदासीन है। लाओ इसको पास, ये क्या करेंगे, इसे आकर्षित। क्या करेंगे, आकर्षित। आवेशित, अनावेशित, ये आवेशित है और ये क्या है, अनावेशित। कैसा होता है, इनके बीच हल्का आकर्षण होता है। तो क्या क्या जानकारी निकली आपके पास में, यहां पे प्लस प्लस प्रतिकर्षित करेगा, यानी रिपल्सन करेगा। माइनस माइनस क्या करेगा रे, आकर्षण करेगा। उदासीन और प्लस, या उदासीन और माइनस, यानी एक आवेशित एक अनावेशित, इनमें क्या होता है, हल्का आकर्षण। इनको बोलते हैं अपन क्या,
सजातीय, एक ही जाति के हो गए, और ये उल्टा कर दिया, प्लस माइनस क्या करेगा, ये तो एक ही जाति के है ना, तो ये क्या करेंगे यहाँ पे प्रतिकर्षण करेंगे। आगे बात समझ में। अब छोटी सी और जानकारी लेते हैं अपन आवेश से रिलेटेड। आओ देखो, आप लोग 11वीं क्लास के अंदर पहला चैप्टर तो पढ़ के आए होंगे, मात्रक, विमा वगैरह, ये तो छोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए, ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी याद है वो चीजें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, यहां अपन पढ़ लेंगे उन चीजों, पर छोटी छोटी चीजें तो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि मैं 11वीं नहीं पढ़ा रहा ना। ठीक है, देखो विद्युत धारा के बारे में अपन बात करेंगे आगे के चैप्टरों के अंदर, जहां अपन इसी के अंदर विद्युत धारा को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। फॉर्मूला याद रखो, धारा का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश बटा समय। धारा को किससे लिखते हैं, आई से, आवेश को किससे लिखते हैं, क्यू से, समय को किससे लिखते हैं, टी से। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अरे आई इंटू टी हो जाएगा। ये सबको समझ में आता है। आई क्या है, धारा है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है रे धारा का मात्रक, एम्पियर। समय का मात्रक होता है सेकंड, तो आवेश का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर सेकंड। पहला मात्रक याद रखना आवेश का क्या होता है, एम्पियर सेकंड। पहला मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड। एम्पियर को ए से लिखते हैं, सेकंड को एस से लिखते हैं, और अगर विमीय रूप में लिखते हैं तो एम्पियर को लिखेंगे A1 और समय को क्या लिखेंगे, T1। तो इसकी विमा क्या हो गई, A1 T1। ठीक है, इसकी विमा क्या हो गई, A1 T1 हो गई। अच्छा, और जानकारी देता हूं, एम्पियर सेकंड को आप बोलते हो कुलाम। एम्पियर गुणा सेकंड को क्या बोलते हैं, कुलाम, जिसको अपन C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम्पियर गुणा सेकंड है ना, गुणा मान लो ना, एम्पियर सेकंड है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कुलाम। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। आवेश का एक मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड होता है। इसकी विमा क्या होती है, A1 T1 होती है। ये इसका कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक। कौन सा मात्रक है, एसआई। अच्छा, और सुनो, इसका एक मात्रक होता है सीजीएस। सीजीएस मात्रक होता है इसका स्टेट कूलम। क्या होता है, स्टेट कूलम। का सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम। क्या होता है, स्टेट कूलम, या स्टेट कूलम को आप ईएसयू भी बोलते हो। क्या बोलते हो, ईएसयू। बताता हूं ई का मतलब क्या है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट, यानी बताता हूं मैं, स्थिर वैद्युत इकाई। इसका एक मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम, जिसे आप ईएसयू कहते हो। आप तो इंग्लिश में ध्यान रख लो, ईएसयू। ठीक है, क्या है, ईएसयू होता है। और मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, एक कूलम के अंदर कितने ईएसयू होते हैं, 3 गुणा 10 की घात 9 ईएसयू होते हैं। या फिर आप कह सकते हो 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कूलम। एक कूलम का मतलब समझते हो क्या होता है, 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कूलम। एक कूलम का मतलब। ठीक है, और मैं बात करूं कि इसका एक और मात्रक होता है, वो मात्रक होता है ईएमयू। ये क्या है आपका, ईएमयू मात्रक है किसका, आवेश का ही। और एक कूलम बराबर होता है 1/10 ईएमयू। तो अब समझो आप कहानी, एक मात्रक क्या हो गया इसका, कूलम। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक मात्रक क्या हो गया इसका, एम्पियर गुणा सेकंड हो गया। एक मात्रक होता है इसका स्टेट कूलम, जिसको आप ईएसयू भी कह दो।
एक मात्रक होता है इसका EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और इसको आप एब कुलाम भी बोलते हो, एब कुलाम, AB कुलाम, AB नई चीज तो क्या बोलते हैं, AB कुलाम। अच्छा, इनमें संबंध क्या होता है, एक कुलाम बराबर होता है 3 गुणा 10 की घात 9 ESU या स्टेट कुलाम। ESU स्टेट कुलाम एक ही बात है ना। क्या एक कुलाम के अंदर कितने EMU होते हैं, 1/10 EMU होते हैं। तो क्या फाइनल संबंध मैं ये याद रख सकता हूं कि एक कुलाम बराबर होता है 3 गुणा 10 की घात 9 ESU या 1/10 EMU। खत्म का ये कॉन्सेप्ट। ये इसका कौन सा मात्रक, SI। ये इसका कौन सा मात्रक, CGS मात्रक। ये इसका कौन सा मात्रक हो गया, अन्य मात्रक हो गया। कौन सा मात्रक हो गया, अन्य मात्रक। ये इसका हो गया, ठीक है। चलो, इसका जो सबसे बड़ा मात्रक होता है आवेश का, वो होता है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है कौन सा, फैराडे। बड़ा मात्रक है यह आवेश का। यानी एक फैराडे के अंदर होता है कितना, 96,500 कुलाम। एक फैराडे बराबर होता है 96500 कुलाम बोलते हैं। ये एक मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। और इसका सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। और एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कुलाम। अच्छा, थोड़ी और जानकारी देता हूं आप लोगों को मैं, देखो समझना चीजों को। एक ये थोड़ी सी चीज ध्यान देना, एक होता है 1 मिली कुलाम। ये मिली है, मिली। ये बहुत काम आएंगे, बहुत डिस्टर्ब करते हैं, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मिली का मतलब होता है 10 की घात -3। मिली का मतलब क्या होता है, 10 की घात -। जाओ, इसके बाद में होता है, इसको बोलते हैं माइक्रो। एक माइक्रो कुलम, माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -। फिर इसके बाद में आएगा 1 NC यानी नैनो। नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9 कुलाम। फिर आएगा आपके पास में 1 PC, इसका मतलब होता है पिको। और पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12। रट्टो, मिली 10 की पावर -3 M सीरीज। माइक्रो 10 की पावर -6। नैनो 10 की पावर -9। पिको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 10 की पावर -10 की पावर -3 मिली, 10 की पावर -6 माइक्रो, 10 की पावर -9 नैनो, 10 की पावर -12 ये क्या हो गया आप लोगों का, पिको हो गया। अब तक की जितनी भी जानकारी दी एक बार वापस आपको रिवाइज में करवा रहा हूं, है ना, जिससे आपको याद हो जाए। देखो, हम पढ़ रहे हैं आपका 12th क्लास का पहला चैप्टर। चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र। इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग आती है आपकी स्थिर वैद्युतिकी। अगर स्थिर वैद्युतिकी की बात करूं मैं, तो स्थिर का मतलब हो गया रुका हुआ, और वैद्युतिकी का मतलब हो गया आवेश, यानी रुके हुए आवेश का अध्ययन करना क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अब आवेश रुका है तब बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब आवेश क्या रुका हुआ ही हो सकता है, नहीं, आवेश रुका हुआ भी हो सकता है, आवेश गतिमान भी हो सकता है। आवेश है रे ये रुकता भी है, ये चलता भी है। चलेगा तो दो तरीके से चलेगा, या तो नियत चलेगा या फिर त्वरित चलेगा। जब ये रुकता है तो ये केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब ये नियत वेग से चलता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जब ये त्वरित होता है तो ई बी और साथ में ई एम वेव भी आप बोल दो। ये अंतिम चैप्टर होता है इसका।
वहां तक पहुंचने की कहानी अलग है। तो क्या आवेश की परिभाषा ये बनी कि आवेश वह किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। रुका हुआ होगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, गतिमान होगा तो दोनों क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो आवेश का काम क्या है? आवेश वह मूलभूत गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। फिर इसके अलावा क्या कर सकता है? ये उस क्षेत्र, पहले से क्षेत्र है तो उसमें बल भी अनुभव कर सकता है। इसका काम है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना, और पहले से कोई क्षेत्र है तो उसमें बल अनुभव करना। ये किसका काम है? आवेश का। फिर मैंने बताया आप लोगों को आवेश कितने प्रकार के होते कह रहे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? धनावेश, दूसरा कौन सा? ऋणावेश। धनावेश का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की कमी। कमी किसी चीज से कब होती है? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? निकल जाए। ऋणावेश का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अधिकता कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए? जुड़ जाए। जब कमी होगी तो उस कंडीशन के अंदर प्रोटॉन की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, तभी तो ये क्या बनेगा? पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल दिया था ना, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया 10 इलेक्ट्रॉन, तो अब प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम रह गए और सोडियम क्या हो जाएगा? ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए, जैसे क्लोरीन पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 17 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी कितने थे? 17 प्रोटॉन थे। आपने 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, कितना कर दिया? 18 इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो फिर क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव। सब चीजें लिखो तरीके से और लिखो। अगर प्लस प्लस है, एक की जाति माइनस माइनस है, एक की जाति सजातीय करते हैं प्रतिकर्षण, विजातीय करते हैं आकर्षण, और अनावेशित है यानी उदासीन है, तो उदासीन अगर प्लस के साथ है या माइनस के साथ है तो ये हल्का आकर्षण करता है। का बेस्ट एग्जांपल, कंघी को पहले कंघी अनावेशित थी, बालों पे रगड़ा, रगड़ने से क्या आ गया? उस पे आवेश आ गया, यानी वो आवेशित हो गई। कागज के टुकड़े अनावेशित, लेके जाओ, कागज के टुकड़ों को पकड़ देगी, एक्सपेरिमेंट घर ही कर लेना। ठीक है, अच्छा और क्या पढ़ाया मैंने? फिर इसके बाद में आवेश की लिए बात करें तो आवेश की बात करें अपन तो देखो, आवेश एक अदिश राशि है, ये बताना भूल गए। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। आवेश का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, वो क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड। कहां से पता चला ये आपको? हमको मालूम है धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, आवेश बराबर धारा इंटू समय, धारा एम्पियर, समय सेकंड, एम्पियर सेकंड क्या हो गया? इसका एसआई मात्रक हो गया। इसी को क्या बोलते हैं? कूलाम कहते हैं। सीजीएस मात्रक बोलो, इसका क्या होता है? स्टेट कूलाम, या फिर क्या होता है? ईएसयू होता है। 1 कूलाम बराबर कितना होता है? 3 गुणा 10 की घात 9 ESU। और इसका एक अन्य मात्रक होता है जिसे EMU कहते हैं, विद्युत चुंबकीय मात्रक बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और 1 कूलाम बराबर क्या होता है? 1/10 E। तो फाइनली 1 कूलाम बराबर बोलो क्या हुआ? 3 गुणा 10 की घात 9 ESU और 1/10 EMU। बोलो ये चीज याद हुई या नहीं हुई आप लोगों को? अच्छा और सुनो, इसके बाद में मैंने आपको बताया मिली 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁶। फिर इसके बाद में मैंने बताया आपको नैनो 10⁻⁹, पिको 10⁻⁻12। बोलो यहां तक भी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी, कोई तकलीफ यहां तक नहीं है। अच्छा और आगे चले अपन इसके अंदर, तो मैंने आप लोगों को एक जानकारी और दी है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम माइनस में होता है, और प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। अच्छा एक चीज और, जगह जगह आप लोगों को काम आएंगे, छोटे छोटे रखना, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है याद है किसी को? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। रट लो, ये फैक्ट तो याद रखने पड़ेंगे, इनका कोई इलाज नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे बड़ा किया याद हो जाए। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31।
और प्रोटॉन का जो मास होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के मास का लगभग इतना गुना होता है, 1800 से। यानी आप कह सकते हो प्रोटॉन बहुत भारी है, 1837 गुना भारी है किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो प्रोटॉन जब भारी है, तो कोई चीज भारी है तो वो अपने स्थान पर रहेगी, और हल्की चीज क्या करेगी? डोलेगी। इसीलिए तो अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही निकालते हैं और इलेक्ट्रॉन को ही क्या करते हैं? जोड़ते हैं। कभी मैंने ये बोला कि प्रोटॉन को निकाल दो? अरे भाई जैसे सुनो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे इसमें सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे। मैंने क्या ऐसे कहा कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो या इसमें एक इलेक्ट्रॉन? भाई इसको पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव कब बनता है? जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। एक्चुअल तरीका तो ये है। अब प्रोटॉन किससे ज्यादा हो गए आपके? इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए। अब किसी ने कहा ऐसा मत करो, आप तो क्या करो, एक प्रोटॉन जोड़ दो, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन कर दो, तो प्रोटॉन अब भी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो ये कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। पर भाई प्रोटॉन तो भारी है, इलेक्ट्रॉन हल्का है। हल्की चीज को ही आप बाहर निकाल सकते हो, उसी को क्या कर सकते हो? आप जोड़ सकते हो। इसलिए अपन क्या कहते हैं यहां पे, ये सारी चीजें कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में आप लोगों के? चलो, अब इस पढ़ाया है तो अब लिखवाना भी जरूरी है, क्योंकि चीजें जब तक आप नहीं लिखोगे, देखो मेरी एक आदत है, चाहे मैं कॉलेज बीएससी पढ़ाते हूं, मुझे 10 साल हो गए, मैं 200 200 250 की क्लास भी लेता हूं। आज मेरी सुबह वाली क्लास में कम से कम 80 से 100 बच्चे बैठते हैं ना, ठीक है, कॉलेज की क्लास के अंदर। मैं वही पढ़ाना पसंद करता हूं जो आपके रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ है। मतलब जो लाइन आपको समझ में आ गई ना, वही लाइन आपके रजिस्टर में लिखी होनी चाहिए। इसके अलावा एक भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिखी होनी चाहिए। और जो लाइन समझ में नहीं आई उसे लिख लो, तो उसके नीचे क्रॉस मार दो, जब तक वो समझ में नहीं आए उससे आगे बढ़ो ही मत। तो आगे एक लाइन भी मत बढ़ना, एक दिन भी मत बढ़ने देना मुझे आगे, जब तक वो लाइन पूरी समझ में ना जाए, उसका फिजिकल मीनिंग भी ना समझ में आए, वो नहीं समझ में आए, तो उसमें अपन को आगे बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, चलो अब अपन शुरुआत कर देते हैं थोड़ी सी लिखवाने की। 10-5 मिनट के अंदर कुछ तो लिख लेते हैं, क्योंकि पहली क्लास थी अपनी, है ना। तो ये है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम लगाओगे आप विद्युत वेक्टर। एक बार अपन लिखेंगे उसमें और आप लोगों को याद हो। इसके अंदर आप लोग पहली हेडिंग लगाओगे स्थिर वैद्युत की। थोड़ी हिंदी देख लेना ना, ऐसे ही लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं इसको। देखो, है ना। अब सुनो, थोड़े तरीके से लिखेंगे अपन, है ना। आओ देखो, देखो देखो ना कैसे लिखना है आप लोगों को ना। अभी रुक जाओ, पहले लिख देता हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें बोर्ड पे ही लिख दूंगा ना, ठीक है ना, जिससे आपको लिखने में भी आसानी रहे। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, और वैद्युतिकी का मतलब होता है, यानी सीधी सी बात करूं मैं, रुके हुए आवेश का अध्ययन। ये तो आपका शॉर्ट हो गया, ये तो आपका क्या हो गया। अब परिभाषा इसकी कैसे लिखेंगे, ये तो शॉर्ट हो गएगा ना, ठीक है ना। आपको दिमाग में ये लेके चलना है परीक्षा के अंदर। अब परिभाषा कैसे बनाई जाती है वो भी सीखो। हम क्या पढ़ रहे हैं? भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन या स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। या सीधी सी परिभाषा, ज्यादा भी कोई दिमाग नहीं घिसना, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जहां स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो मैं परिभाषा लिख देता हूं, मेरे साथ साथ आप लिखते चलो, जल्दी लिख लोगे। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर यानी रुके हुए आवेश आवेशों का, आपसे कोई ये परिभाषा नहीं पूछेगा, पर थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, या जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहला के बाद में अपन लेंगे आवेश।
आवेश। सी, पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म, किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या एवं विद्युत क्षेत्र व के क्षेत्र में बल अनुभव कर, या जो क्षेत्र में इनके प्रभावों को अनुभव कर, इनके प्रभावों को अनुभव कर सकता। आवेश पहला, पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है एवं विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में इनके प्रभावों को अनुभव कर सकता है, अनुभव करता है, आवेश कहलाता। पदार्थ का वह मूल गुणधर्म या किसी वस्तु का, वस्तु पदार्थ कुछ भी बोल दो, किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म भी बोल सकते हो के कारण वह विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है एवं विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में इनके प्रभावों को अनुभव कर सकता है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा और पढ़ते हैं अभी तो। ठीक है, आवेश के देखते चलो। आवेश दो प्रकार के होते, पहला लिखो धनावेश, दूसरा लिखना
अच्छा, एक थोड़ा सा यहाँ एक लाइन बचती है क्या आप लोगों के पास में, मैं थोड़ा मेंशन कर दूं, ठीक है। तो आप ये भी परिभाषा दे सकते हो, आवेश क्या है। देखो अभी दो आवेश समझाए मैंने, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश कब बना, इलेक्ट्रॉन की कमी से। ऋणावेश कब बना, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि को ही आवेश कहते हैं, ठीक है ना। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि को ही क्या कहते हैं, आवेश। ये भी जगह हो तो देख लो, इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि को ही क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं ना। ये थोड़ी कई जगह आजकल शॉर्ट का जमाना ज्यादा है ना, तो उसके अंदर आपसे कोई पूछ ले आवेश क्या है, तो सीधा बोल दो इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि ही क्या है, आवेश है। या फिर बोल दो कि आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है और इनके प्रभावों को अनुभव करता है। इनके प्रभावों का मतलब इनमें बल अनुभव करता है। इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि को ही क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ना जगह बना। अब आओ पहला लेते हैं अपन, पहला क्या लेते हैं अपन, धनावेश के बारे में क्या लिखूंगा, सीधा सीधा मैं, इलेक्ट्रॉन कमी या इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन का निकलना धनावेश। इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन का निकलना धनावेश। अब ऐसा लिख लो, अभी और कुछ लिखवाना होगा तो मैं आप लोगों को, ठीक है। और अगर मैं एक लाइन के अंदर अभी अपर बात करें अपन, ऋणावेश की बात करें, तो ऋणावेश के लिए भी एक लाइन लिख ही लो, बाद में और डिटेल के अंदर कल लिखूंगा मैं। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना, और ऋणावेश क्या है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि या इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन की का जुड़ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, इसके आगे अपन करेंगे अगली क्लास के अंदर।